आनंद ने ड्रेसिंग टेबल के पास अपनी वॉच उतारकर रखी, तभी माहिरा ने उसे थैंक यू कहा। आनंद कुछ समझ नहीं पाया। ये थैंक यू किस लिए? मेरे बुरे वक्त में मेरा साया बनकर साथ देने के लिए, उस वक्त सहारा बनने के लिए जब मेरा अपना कोई नहीं था मेरे साथ, यहाँ तक कि मेरी दी भी नहीं। आनंद माहिरा के पास चला आया। बुरा वक्त बीत गया, तुम्हें उन सब से बाहर निकलना होगा। मैं चाहता ही माहिरा तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, क्योंकि तुम्हारा डॉक्टर बनना सभी का ख्वाब है, तुम्हारी दी का, तुम्हारे पापा का और अब मेरा भी। तो बोलो, मानोगी मेरी बात? माहिरा ने बड़े ही एहतराम से कहा। आप जो बोलेंगे वो सब मानूंगी। आनंद इस बात पर मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सिद्धि किचन की ओर बढ़ रही थी, तभी दरवाजे पर उसे अखबार मिला। सिद्धि ने जैसे ही उस अखबार को उठाया, उसके पहले ही पन्ने पर आनंद से जुड़ी हुई खबर थी। हर किसी के पास सवाल था, आखिर उसकी पत्नी कौन है? साथ ही ये भी लिखा था, आनंद आज मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सिद्धि के हाथों से अखबार लेते हुए शिव बोला, माहिरा की कंडीशन क्या है? इसे पता नहीं है। आखिर मतलब क्या है? इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कहना चाहता है ये दुनिया से? आनंद ने अगर कोई फैसला लिया है तो जरूर सोच समझकर लिया होगा। मुझे अभी वहां जाना होगा, मुझे माहिरा के पास जाना है। सिद्धि जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी शिव ने कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहती वहाँ कोई बहस हो। आपको वैसे भी जरूरी काम था, आप साइट पर जाइए। सिद्धि ने शिव को अपने साथ आने से रोक दिया। वही दूसरी मीडिया वाले आनंद के आने का इंतजार कर रहे थे। आनंद अपनी जिंदगी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मालूम नहीं था इन हालातों में उसे ये सब करना होगा। आनंद के आते ही सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। शोर भी काफी मच चुका था। आनंद के इर्द गिर्द उसके बॉडी गार्ड्स थे। सिद्धि भी राव विला पहुंच चुकी थी। माहिरा की चिंता जो थी, वो जब घर के अंदर आई तो देखा नर्मदा जी और लावण्या इस वक्त हॉल में टीवी के सामने बैठे थे। सिद्धि को आते देख नर्मदा जी ने उसे अपने पास बुला आई। हम लोगों ने उसे ये सब बातें नहीं बताई क्योंकि हमें जरूरी नहीं लगा। नर्मदा जी की बातें सुनकर सिद्धि ने राहत की सांस ली। आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त टीवी पर लाइव थी। आप सब मेरे बुलाने पर यहाँ आए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों के अखबारों में मेरे बारे में तरह तरह की बातें लिखी गई, कुछ सच्ची तो कुछ झूठी। मैं बस यहाँ आप लोगों की गलतफहमी दूर करने आया हूँ। मिस्टर राव, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपने शादी कर ली है? रिपोर्टर ने सवाल किया तो आनंद बोला, जी हाँ, ये बात सच है। आनंद के हाँ कहते ही सबके बीच बातें बननी शुरू हो गया। सवालों का ढेर लग चुका था। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि वो कौन है। आनंद ने कहा, आप सभी शांत हो जाइए, मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, जो भी सवाल हो मुझसे सीधे किए जाए। चंद्रशेखर जी और वनराज भी अपने कैबिन में थे, आनंद का लाइव इंटरव्यू देख रहे थे। चंद्रशेखर जी ने कहा, आनंद में पोटेंशियल है, किस तरह मीडिया को संभाला जाता है ये सब तो आप ही से सीखा है भाई साहब। वनराज ने कहा, मिस्टर राव, आखिर कौन है वो मिस्टीरियस गर्ल? क्या कोई सेलिब्रिटी हैं या आपकी ही तरह किसी पॉलिटिशियन की बेटी हैं? रिपोर्टर ने अपना सवाल खत्म किया तो आनंद बोला, क्यों आप लोगों ने पहले से ही मेरे लिए क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी से शादी करूंगा? मेरी खुद की पसंद का कोई मतलब नहीं। आप लोगों को नहीं लगता खुद को एनालाइज करने की जरूरत है? आप तो मेरे पेरेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर कौन है वो लड़की? आपसे शादी करने के बाद तो वो वैसे भी ये फेमस हो जाएगी। मेरी बीवी अपने दम पर अपना नाम बनाने में विश्वास रखती हैं, उसे फेम की जरूरत नहीं। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे खास हैं। फिलहाल वो अपनी एजुकेशन पूरी कर रही है और मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की परेशानी उसे उठानी पड़े। आप लोग हर जगह उसका पीछा करने के लिए पहुंच जाएंगे, उसके एजुकेशनल करियर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी वाइफ को यहाँ नहीं लाया। मिस्टर राव, आपने कहा आपकी वाइफ की एजुकेशन पूरी नहीं हुई, तो क्या वो बच्ची हैं? आनंद ने इस सवाल पर बड़ी ही संजीदगी से जवाब दिया। फिलहाल मेरा मास्टर्स चल रहा है और मैं जल्द ही पीएचडी की डिग्री भी लूंगा। क्या मैं कोई बच्चा हूँ?
आनंद का जवाब सुनकर सबको हंसी आ गई। उस रिपोर्टर ने अपना सवाल बदलते हुए कहा, नहीं, आपने सबसे छिपकर शादी की, कोई खबर नहीं दी। हमें ये भी पता चला है कि लड़की नाबालिग है। मुझे लगता है आपको अपना इन्फोर्मा बदलना चाहिए। मुझे इस बात की अच्छी नॉलेज है कि लड़के और लड़की के लिए शादी की सही उम्र क्या है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, हजारों लाखों की भीड़ का नेतृत्व करता हूँ। मेरे हर काम का इफेक्ट जनता पर पड़ता है। मैं भूल कर भी कोई क्राइम नहीं कर सकता। अगर मैं धूमधाम से शादी करता तो शायद आप लोग मुझे सही समझते। क्या मैं सिंपल तरीके से शादी नहीं कर सकता? आनंद के इतना कहते ही दूसरी रिपोर्टर ने कहा, सुना है कुछ दिनों पहले पुलिस ने एक वुमेन्स ट्रैफिकिंग करने वाले रैकेट को पकड़ा था। आपको भी उनके साथ देखा गया था। क्या कोई वजह छिपी है इसके पीछे? ये इशू बहुत बड़ा है। जिन लोगों के परिवार से उनकी लड़कियां गायब हुई उनकी मदद करना मेरा भी फर्ज है। मैं इसी सिलसिले में पुलिस से मिला था। उन्होंने काबिलिया तारीफ का काम किया और बहुत सी जिंदगियां बचाई। कमिश्नर साहब ने आपको उसके बारे में बताया भी होगा। मिस्टर राव, आप उन अफवाहों के बारे में क्या कहेंगे? तो आए दिन टीवी पर सुनने को मिलती हैं। मैं उन सबको गलत ठहराता है। जो भी झूठी बातें फैला रहा है उसके लिए ये एक वार्निंग है। इस काम को यही रोक दिया जाए, वरना मुझे उस न्यूज चैनल के खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। मैं आप सभी के जरूरी सवालों की जवाब दे चुका हूँ। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की। हालांकि सभी के सवाल खत्म नहीं हुए थे। आनंद के गार्ड्स उसे वहां से निकालकर ले गए। चंद्रशेखर जी ने टीवी बंद करते हुए कहा, मुझे डर था कहीं ये कोई ऐसी बात न कर दे जिसके लिए पार्टी ऑफिस के मीटिंग में मुझे सवालों का सामना करना पड़े। चलो अच्छा है, आनंद ने सब कुछ काफी अच्छे से संभाला। भाई साहब, मुझे लगता है मुझे बच्चों को समझने में हम अक्सर गलती कर देते हैं। आनंद ने शादी अपनी पसंद से की है। आखिर जिंदगी भी तो उसे ही बितानी है। बेवजह की नाराजगी से हम घर का माहौल खराब कर देते हैं। वनराज की बातों पर चंद्रशेखर जी चुप रहे। लावण्या सोफे से उठते हुए बोली, मेरे बेटे की आदत है नेकी करने की, फिर चाहो खुद मुसीबत में क्यों न फंसे। ये कहकर लावण्या वहां से चली गई। सिद्धि का चेहरा उतर गया। वो तो लावण्या के तीखे लफ्जों से वाकिफ थी। नर्मदा जी सिद्धि के सिर पर हाथ फेरकर बोली, उसकी बात का बुरा मत मानना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो आंटी, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ पर मेरी माहिरा नहीं कर सकती। बस उसके लिए डरती हूँ। आनंद पर तुम्हें भरोसा नहीं है। वो सब संभाल लेगा और मैं भी तो हूँ, उसकी फिक्र मत करो। नर्मदा जी की बातें सुनकर सिद्धि ने अच्छा महसूस किया। आंटी, मैं माहिरा से मिलकर आती हूँ। वैसे भी कल मुझे जाना होगा। कल ही चली जाओगी? हाँ आंटी, वापस तो जाना ही है। सिद्धि को उदास देख नर्मदा जी ने पूछा, शिव का व्यवहार तो मैं जान चुकी हूँ। तुम्हें यकीन है तुम उसके साथ रह लोगी? अगर तुम इस रिश्ते को नहीं निभा सकती तो अलग हो जाओ। ये मत सोचना तुम्हारा कोई नहीं है, हम सब हैं। नर्मदा जी ने बहुत बड़ी बात कही थी। पहले शायद सिद्धि भी यही सोचा करती थी। एक वक्त आने पर वो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अब ये शब्द चोट पहुंचाता था। किसे छोड़कर जाए वो उस परिवार को जो उसे बहुत मान सम्मान देता है। माँ, पिता, भाई, सबका रिश्ता मिला। हाँ, शिव से नफरत की बहुत सी वजह हैं उसके पास, लेकिन उन रिश्तों के आगे उसकी नफरत छोटी पड़ जाती है। आपने इतना कहा वही बहुत बड़ी बात है आंटी। फिलहाल मैं खुद के पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन लगेगा मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती कोई फैसला जरूरत लूंगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अपनी बात पूरी कर सिद्धि वहां से चली गई। नर्मदा जी को अक्सर उसके लिए बुरा लगता था। कहीं न कहीं उस रात अपने लिए गए फैसले से वो लोग शर्मिंदा थे। सिद्धि माहिरा के कमरे में पहुंची। सिद्धि ने दरवाजा नोक किया तो माहिरा का ध्यान उस पर गया। दी माहिरा भागकर उसके पास चली आई। माहिरा उसके गले लग गई। मैं कल आप ही को याद कर रही थी, सोचा आपको फोन करी, लेकिन बहुत रात हो गई थी इसलिए परेशान नहीं किया। सिद्धि उससे अलग होते हुए बोली, तुम्हारा जब दिल करे मुझे फोन कर लेना, कभी भी। माहिरा सिद्धि का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में ले आई।
दी आपको पता है कल रात आनंद ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा अब मेरा सपना उनका सपना है। मुझ कॉलेज जाना चाहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। माहिरा को मुस्कुराते देख सिद्धि भी मुस्कुरा दी। ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सारी किताबें पैक कर यहाँ भिजवा दूंगी। और कुछ चाहिए तुम्हें? माहिरा ने नमे सिर हिला दिया। अगर कुछ चाहिए होगा तो आपको बता दूंगी, हम कल चले जाएंगे माहिरा। चाबियां मैं आनंद को दे दूंगी, जब मन करे चली जाना वहाँ। सिद्धि ने जाने की बात की तो माहिरा परेशान हो गई। आप कल चली जाएगी पर क्यों नहीं दी? प्लीज कुछ दिन और रुकिए ना। सिद्धि ने बेहद ही प्यार से माहिरा के गालों को छुआ। मेरा तो मन करता है वक्त को यही रोक दूं और खुद भी थम जाए। अब थक सी गई हूँ, लेकिन मेरे मन के मुताबिक दुनिया नहीं चलती। तुम्हें तो मालूम है न, मैं जॉब करती हूँ। मुझे वापस जाना होगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। देखो लावण्या आंटी अब तुम्हारी सांस हैं। माना कि उनकी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। गुलाब के साथ कांटे भी मिलते हैं और जो उन्हें संभालना सीख जाता है, फूल की खुशबू उस तक जरूर पहुँचती है। मुझे उम्मीद है मेरी बहन मुझे निराश नहीं करेगी। माहिरा आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। नहीं दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ भी नहीं। शिव इस वक्त साइट पर था। मैनेजर भागकर उसके पास आया। सर, ये आपका फोन काफी देर से बज रहा था। शिव ने उसके हाथ से अपना फोन ले लिया। क्रिश के कई सारे मिस कॉल से शिव ने उसे कॉल बैक किया। फोन के दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। देर से ही सही, लेकिन क्रिश ने कॉल उठा लिया। शिव ने कहा, सॉरी क्रिश, साइट पर बिजी था, तुम्हारा कॉल नहीं देख पाया। बिग ब्रो, आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम बैक होम। क्रिश की आवाज में एक उदासी भी थी और रिक्वेस्ट भी। शिव ने थोड़ा ताज्जुब से पूछा, क्रिश आर यू ऑल राइट? घर में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बिग ब्रो। सब डैड से बहुत गुस्सा हैं। उन्होंने घर भी छोड़ दिया। मुझे कोई कुछ नहीं बताता। क्रिश को टोकते हुए शिव बोला, चाचू ने घर छोड़ दिया? कब, कैसे? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं बिग ब्रो? कोई किसी से बात नहीं करते, सब अपने कमरे में रहते हैं। मॉम बहुत रोती हैं। ब्रो और भाभी भी कुछ नहीं बताते, कहते हैं मैं बच्चा हूँ। बिग ब्रो प्लीज वापस आ जाइए। शिव ने अपने माथे पर हाथ फेरा। ऑल राइट, तुम शांत रहो, मैं आज ही यहाँ से निकलूंगा। डोंट वरी, आज रात तक घर भी पहुँच जाऊंगा। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, मैं वहाँ आकर सबसे बात करूंगा। तुम बिल्कुल मत रोना और टेंशन मत होना, मैं सब संभाल लूंगा। शिव से बात कर कृष्ण ने भी अच्छा महसूस किया। शिव को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वहाँ हुआ क्या है? चाचू के घर छोड़ने की बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगा। वो अंदाजा लगा सकता था शायद कोई बहुत बड़ी बात होगी। शिव ने सिद्धि को कॉल लगाया। सिद्धि इस वक्त माहिरा के साथ थी। शिव का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो सिद्धि, कहाँ हो इस वक्त? मैंने बताया तो था माहिरा से मिलने जा रही हूँ, उसी के पास हूँ। सिद्धि मेरी बात सुना, हमें अभी घर के लिए निकलना है। शिव के इतना कहते ही सिद्धि बोली, अभी? लेकिन आपने तो कल कहा था ना। हाँ कहा था, लेकिन कल तक रुकने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हमें अभी अहमदाबाद जाना होगा। मुझे वहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। कुछ तो हमसे छिपाया गया है। क्रिश का फोन आया था मुझे, उसने बताया चाचू ने घर छोड़ दिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिद्धि ने कहा तो शिव बोला, मुझे नहीं मालूम, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम घर के लिए निकलो, मैं भी घर पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर शिव ने फोन काट दिया। माहिरा ने सिद्धि से पूछा, किसने घर छोड़ा है? दी पता नहीं। शिव ने कहा, हमें अभी अहमदाबाद के लिए निकलना होगा, बहुत अर्जेंट है। माहिरा ये सुन उदास हो गई। मतलब कि आप कल तक नहीं रुकेगी? मैंने तो सोचा था कल तक सारा वक्त आपके साथ बिताऊंगी। आनंद दरवाजे के पास खड़ा था, उसने सिद्धि की सारी बातें सुनी। आनंद अंदर चला आया। चलो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आनंद की आवाज सुन सिद्धि और माहिरा दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। सिद्धि उसके पास चली आई। आपसे कुछ बातें भी करनी थी आनंद, लेकिन वक्त नहीं है।
मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी, माहिरा ने कहा तो आनंद और सिद्धि ने इनकार नहीं किया। वो तीनों वहां से निकल गए। शिव इस वक्त अपनी गाड़ी में थे। उसने इवांस को कॉल लगाया। 1 से 2 लिंक के बाद ही इवांस ने कॉल पिक कर लिया। गुड आफ्टरनून चीफ, तुम वहां कर क्या रहे हो? मुझ तक कोई खबर क्यों नहीं पहुंचती? काम करने का इरादा नहीं है तुम्हारा? शिव ने काफी गुस्से में ये सब बातें कही। इवांस बोला, सॉरी चीफ, लेकिन हुआ क्या है? आपके गुस्से की कोई खास वजह तुम्हें सचमुच नहीं पता वहाँ क्या हुआ है? मैं घर की बात कर रहा हूँ, जानते भी हो चाचू कहाँ हैं इस वक्त? सॉरी चीफ, घर का मैटर है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इतना जरूर कह सकता हूँ कुछ गलत जरूर हो रहा है। ऑफिस भी बड़े सर नहीं आ रहे। तेजस सर से काफी समय से बात नहीं हुई। मुझे सिर्फ फोन पर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। कंपनी की सिचुएशन भी काफी बिगसी गई है। आपके डैड ने मना किया था किसी भी काम की टेंशन आपको न दे। आप ऑलरेडी भाभी को लेकर परेशान होंगे। शिव ने आगे कुछ सुनना जरूरी नहीं समझा, बस बिना कहे फोन काट दिया। इवांश समझ चुका था वो काफी गुस्से में हैं। इसका मतलब साफ है यहाँ तूफान आने वाला है। एक तरफ शिव की गाड़ी आकर रुकी तो वहीं उसके ठीक पीछे आनंद की गाड़ी। सिद्धि और माहिरा आनंद के साथ साथ गाड़ी से बाहर निकले। सिद्धि माहिरा का हाथ पकड़ घर के अंदर चली गई। शिव और आनंद अभी भी बाहर खड़े थे। फिलहाल दोनों की बातचीत बंद थी। कुछ देर ठहरने के बाद आनंद शिव के का चला आया। काफी परेशान लग रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। शिव मल्होत्रा हर एक सिचुएशन को हैंडल करना जानता है और किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। आनंद के ये कहते ही शिव बोला, कोशिश भी मत करना। बाय द वे, तुमने कॉमन सेंस नहीं है क्या? माहिरा की सिचुएशन जानने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तुम्हें हीरो बनने का इतना शौक है, इसका नतीजा नहीं सोचा तुमने? नतीजा सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया था मिस्टर मल्होत्रा, ताकि कोई मेरी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें न लिखे। रही बात माहिरा की, उसकी सिचुएशन मैं जानता हूँ। मेरा प्यार काफी है उसे संभालने के लिए। मुझे आदत नहीं अपनी बीवी को नीचा दिखाने की या उस पर जोर आजमाइश करने की। शिव ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। तुम कहना क्या चाहते हो वही जो सच है। तुम्हारी तो आदत है बीवी को सामान समझने की। सिद्धि को इसी तरह से तो ट्रीट करते हो तुम। सारी दुनिया को अपनी तरह मत समझो। आनंद ने लगभग उसके गुस्से को बढ़ा दिया था। वो जैसे ही कुछ कहने के हुआ, उसकी पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट होने लगा। शिव फोन रिसीव करते हुए साइड में चला गया। सिद्धि अपने घर को बहुत गौर से देख रखी जी। माहिरा ने साइड से आकर उसे हग कर लिया। आप वापस कब आओगी पता नहीं माहिरा। जब मन उदास होगा चली आऊंगी। पापा से मिलना। यहाँ तो उनकी कितनी ही यादें बसी हैं। ऐसा लगता है अभी मुझे आवाज लगाएंगे। कहते कहते सिद्धि की आवाज भारी हो गई। खुद के आंसुओं को वो रोक नहीं पाई। माहिरा भी रोती हुई उसके गले लग गई। बड़ी मुश्किल से दोनों ने खुद को संभाला। सिद्धि ने माहिरा के हाथ में घर की चाबियां थी और दोनों बाहर निकल गए। आनंद उन दोनों के पास चला आया। सिद्धि ने माहिरा का हाथ आनंद के हाथ में देते हुए कहा, मैं आपके जिम में सौंप कर जा रही हूँ इसे। मेरी इस अमानत को सहेज कर रखना। तुम्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं है सिद्धि, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। आनंद ने हल्की मुस्कुराहट बिखेर कर कहा। सिद्धि आखिरी बार माहिरा के गले लगी। शिव गाड़ी के पास खड़ा होकर सिद्धि के आने का इंतजार करना रहा था। सिद्धि को आते देख शिव ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। सिद्धि अंदर जाकर बैठ गई। माहिरा ने शिव से कहा, जीजू दी आपसे कहेंगी नहीं, ये बहुत इमोशनल हैं, प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। शिव ने माहिरा के सिंह पर हाथ फेरकर कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दी मेरी जान है, पलकों पर सहेज कर रखूंगा उसे। शिव ने नजर भर आनंद को देखा, मानो उसे बताने की कोशिश कर रहा हो उसकी राय गलत है। शिव और सिद्धि वहां से जा चुके थे। माहिरा की आंखों में आंसू भर गए। एक बार फिर उदासी ने उसे घेर लिया। आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो माहिरा रोती हुई उसके सीने से लग गई। शाम का वक्त दक्ष का ऑफिस। शिखा अभी अभी दक्ष के कैबिन में दाखिल हुई थी। आप किस काम में बिजी हैं?
डैड घर के लिए निकल गए, हमें भी चलना चाहिए। हाँ चलना चाहिए, जब से गोवा से लौटने हैं काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शिव से बात भी नहीं हुई कई दिनों से। दक्ष की बात सुन शिखा बोली, मुझे भी सिद्धि से बात करनी थी, पूछना था वो अब कैसी हैं, फिर यही सोचकर रुक जाती हूँ। इस हाल में उनसे बात करना ठीक होगा या नहीं यही सोचकर तो मैं भी रुक जाता हूँ। इस वीकेंड चलेंगे सबसे मिलने, दक्ष ने कहा। शिखा खड़ी में वक्त देखते हुए बोली, अच्छा बाबा जरूर चलेंगे, अभी घर चले, मुझे चलकर डिनर भी तैयार करना है। दक्ष अपनी फाइलें समेटते हुए बोला, घर में कुक है न, तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो। मैं कहाँ टेंशन ले रही हूँ, वैसे भी डैड को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है। शिखा ये बोल मुस्कुरा दी। दोनों साथ ही ऑफिस से बाहर निकले। शिखा ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोली, आज मैं ड्राइव करूंगी, दिन भर तुमने ऑफिस में काम किया है, अब ड्राइव करोगी और फिर घर में जाकर कुकिंग, कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ दिया करो। ये कहते हुए दक्ष उसके बगल वाली सीट पर जा बैठा। आपको खुद को लकी समझना चाहिए कि आपको मैं मिली, आप रेस्ट कीजिए। दक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। इशिता इस वक्त कमरे में थी। घर के हालात ही ऐसे थे कि हर कोई अपने कमरे में बंद होकर रह गया था। तेजस से भी बात नहीं हो पाती थी। इशिता अगर कोशिश भी करती तो तेजस उसे जाने के लिए कह देता, क्योंकि वो अकेले रहना चाहता था। नंदिता ने अमर से खाने का पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। नंदिता बोली, आप ठीक से खाना भी नहीं खा रहे, ऐसा कब तक चलेगा। माँ की तबीयत देख रहे हैं न आप, मैं अभी अभी उन्हें उनकी दवा देकर आई हूँ। आप क्या चाहते हैं कल आपके लिए भी डॉक्टर को बुलाना पड़े। नंदिता, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी बता दूंगा। अमर जी ने कहा, ठीक है कीजिए आप सब अपनी मनमानी, मैं ही पागल हूँ, कब तक संभालूंगी आप सबको। ये कहते हुए नंदिनी कमरे से बाहर निकल गई। शिव और सिद्धि ने अभी अभी विला में कदम रखा था। उन्होंने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। कृष से भी कह दिया था वो किसी को कुछ न बताए। नंदिता ने जब शिव को अपने सामने देखा तो खुशी से भर गई। उसे हैरानी भी हुई। शिव, तुमने बताया क्यों नहीं, तुम आ रहे हो, आप लोग भी तो अपने बेटे से बातें छिपाने लगे हैं, तो फिर मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भी आप लोगों को सब कुछ बताऊं। शिव की बातों में उसका गुस्सा झलक रहा था। नंदिता बोली, तुम सफर से लौटे हो, थक गए, अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम बाद में बात करते। मॉम, मुझे बनाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे जानना है इस घर में हो क्या रहा है, आखिर क्या छिपा रहे हैं आप सब मुझसे। शिव शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे तो बस फौरन अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। इशिता को वहां देख सिद्धि उसके पास चली आई। इशिता उसके गले लगकर बोली, आप ठीक तो हैं न, आपकी बहुत फिक्र हो रही थी हमें। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। आखिर बात क्या है। सिद्धि ने उसके चेहरे को भांप लिया था। आप मेरे साथ चलिए। इशिता सिद्धि को अपने साथ ले गई। नंदिता ने शिव से कहा, तुम चलो मेरे साथ, बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। ज्योति खामोश सी बिस्तर के किनारे बैठी थी। रह रहकर आंखों के आगे वो हादसा तैरने लगता जिसने उनकी सारी दुनिया ही बदल दी। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तबाह हो गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वही इशिता ने जब सिद्धि की पूरी बातें बताई तो सिद्धि भी हैरान रह गई। इशिता ने आगे कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सिद्धि, मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ संभालूं। तेजस से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो कहता है मुझे अकेले रहने दो। मॉम से मिलने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं खुद उनके सामने जाकर टूट जाती हूँ, उन्हें क्या संभालूंगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा चाचा जी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। चाची किस हद तक टूटी होंगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे उनसे बात करनी होगी। सिद्धि उठने लगी तभी तेजस कमरे में दाखिल हुआ। उसने जब सिद्धि को यहाँ देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। भाभी आप कब आए और बिग ब्रो, बस थोड़ी देर पहले ही हम आए हैं। इशिता, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे, ये बोल सिद्धि कमरे से बाहर चली गई। तेजस ने इशिता से पूछा, तुमने भाभी को फोन करके यहाँ बुलाया। मैंने मना किया था न, उन्हें फोन करके परेशान मत करना, वो लोग वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हैं, मैंने उन्हें फोन नहीं किया था। बिग ब्रो को कृष ने फोन किया था, वरना तो वो लोग कल आने वाले थे।
इशिता ने कहा। तेजस अपने आप से बोला, मैं तो किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, बस मेरी गलती है। इशिता तेजस के पास चली आई। प्लीज तेजस, खुद को दोष देना बंद करो, हर चीज का कसूरवार खुद को मत ठहराओ। नंदिता शिव को सारी बातें बता चुकी थी। शिव बिना उनकी ओर देखे बोला, चाचू घर छोड़कर चले गए, आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं, हमने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुके। पूछो मत उस वक्त कैसे हालात खड़े हो गए थे। ज्योति कृष को लेकर ये घर छोड़कर जा रही थी, इतने में आकाश ने कह दिया, किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, गलती उन्होंने की है तो सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए। शिव भी चुप पड़ गया, माना कि उसने बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल की हैं, लेकिन ये बहुत ही नाजुक मोड़ था। सिद्धि ज्योति के कमरे में पहुंची। दरवाजे पर रुककर उसने नोक करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। सिद्धि बिना इजाजत लिए अंदर चली आई। ज्योति को शांत देख सिद्धि उनके पास चली आई। वो उनके पैरों के समीप आकर बैठ गई। अब कहीं जाकर ज्योति का ध्यान सिद्धि पर गया। सिद्धि, तुम कब आई बेटा? सिद्धि ने अपना सिर उनकी गोद में रख लिया, बस थोड़ा से देर पहले। मन बहुत भारी है, सोचा आपकी गोद में सिर रखकर अपना गम हल्का कर लूंगी। मालूम नहीं था आप भी मेरी तरह इतनी उदास है। ज्योति ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, पापा की याद आ रही है। जाने वाले को रोक नहीं सकते बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। सिद्धि ने अपना चेहरा उठाया, चाची यही तो मैं भी कह रही हूँ, आगे बढ़ना पड़ता है। कमरे से बाहर निकलिए, इस तरह कमरे में बंद रहेगी तो घुटती रहेंगी। ज्योति ने नजरें झुका ली, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं सिद्धि, मेरा जमीर गवारा नहीं करता। मेरी जिंदगी भर की तपस्या का मुझे ये फल मिला है। मैं कैसे उस इंसान के साथ रहूं जिसके दिल में मैं नहीं, कोई पराई औरत बसती है। मुझे भी दर्द होता है, मैं अपने बच्चों से नजरें नहीं मिली पा रही हूँ। सिद्धि कुछ पल रुककर बोली, क्या सही क्या गलत मैं नहीं जानती चाची, मैं तो आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। आपने जब कोई गलती नहीं की तो खुद को सजा किस बात की दे रही हैं? आपको पता है आपकी ये हालत देखकर कोई खुश नहीं है, सबको आपकी जरूरत है, मुझे भी। सिद्धि की आंखों में नमी तैर रही थी, बस आंसू बहने को आतुर थे। ज्योति ने प्यार से उसके गालों को छुआ तो सिद्धि ने पलकें झुका ली, आंसू भी आंखों से बह निकले। कुछ देर वहां रुककर सिद्धि अपने कमरे में लौट आई। शिव कमरे की बालकनी में खड़ा था। सिद्धि उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। शिव को जब किसी के होने का आभास हुआ तो उसने चेहरा घुमाकर देखा। सिद्धि खामोश सी उसके बगल में खड़ी थी। शिव ने पूछा, चाची से बात की? हाँ, कैसी है अब वो एक औरत जो पूरी श्रद्धा और मन से किसी एक शख्स को अपना सब कुछ मानती हो और वो आदमी उसे चीट करें? कैसी सिचुएशन होगी उस औरत की? मेरे हाथ कांप रहे हैं, उनके आंसू तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है मुझमें। सिद्धि बहुत भावुक लग रही थी। शिव ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और उसे कसकर थामे रखा। सिद्धि सिसक पड़ी, आंखें बंद कर ली उसने। शांत हो जाओ। शिव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो आगे बोला, संभालो खुद को। इस वक्त सिद्धि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ नहीं पा रही थी। काफी देर तक शिव उसके यूं ही थामे खड़ा रहा। सिद्धि की सिसकियां धीरे धीरे कर बंद हो गई। सच तो ये था वो अब नींद में जा चुकी थी। शिव को भी इसका आभास बहुत देर से हुआ। शिव ने संभालकर उसके बाद गोद में उठाया और कमरे में ले आया। सुबह का वक्त राव विला माहिरा को आज कॉलेज जाना था, इसलिए वो रेडी हो रही थीं। वो उसी तरह से तैयार हुई थी जैसे हमेशा कॉलेज जाया करती। आनंद ने साफ साफ कह दिया था, तुम अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकती हो, जैसे चाहे वैसे रह सकती हो। सीता उसे नाश्ते के लिए कमरे में बुलाने आए तो माहिरा उसके साथ नीचे चली गई। बाकी सब भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। माहिरा को तैयार देख नर्मदा जी ने पूछा, कहीं जा रही हो बेटा? इससे पहले माहिरा कुछ कहती आनंद बोला, हाँ वो कॉलेज जा रही हैं। लावण्या ने पहले आनंद की ओर देखा फिर माहिरा की ओर।
शादी के बाद घर गृहस्थी नहीं संभालनी इसे, और अगर कॉलेज ही जाना है शादी का क्या मतलब। माहिरा ने अभी अभी खाना शुरू किया था, लेकिन लावण्या की बातें सुनकर वो रुक गई। आनंद बोला, माँ शादी का मतलब ये तो नहीं मैं उसे इस विला में कैद करके रख दूँ। वो पढ़ना चाहती हैं और मैं भी चाहता हूँ वो पढ़े। रही बात घर गृहस्थी की तो उसे संभालने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारा दिल बड़ा है इसलिए सबकी बातों में आ जाते हो। अब ये कॉलेज जाएगी, रिपोर्ट्स पीछे पड़ेंगे, तस्वीरें खींचेंगे, तुम्हें अलग मुसीबत होगी, इतना सब कैसे झेलोगे तुम। लावण्या की बातों से लगभग वहाँ का माहौल बिगड़ चुका था। वनराज ने कहा, आगे क्या होगा क्या नहीं वो बाद की बातें हैं, उन्हें लेकर बेकार की क्यों टेंशन ले रही हो। मैं कहा कुछ। लावण्या बस इतना ही कह पाई थी। वनराज ने आंखें दिखाकर उन्हें चुप होने के लिए कह दिया। आनंद माहिरा को उसके कॉलेज ड्रॉप करने गया था। बड़े दिनों बाद माहिरा कॉलेज आई थी। वो गाड़ी से उतरने लगी तो आनंद ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया। मेरे 2 गार्ड्स हमेशा कॉलेज के बाहर खड़े रहेंगे, या तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा या फिर मेरा ड्राइवर। तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी और अपना फोन हमेशा ऑन रखना। माहिरा ने आनंद की हर एक इंस्ट्रक्शन पर हाँ में सिर हिला दिया। तो क्या मैं अब जाऊं, आनंद ने कहा तो माहिरा मुस्कुराकर वहां से चली गई। जब तक उसका कॉलेज का मेन गेट क्रॉस नहीं किया तब तक आनंद की गाड़ी वहीं रुकी रही। उसे बहुत ज्यादा फिक्र थी उसकी। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। सिद्धि नाश्ते की ट्रे लिए कृष के कमरे में चली आई। कृष ने कमरे को काफी बिखेर कर रखा था। सुबह के 9 बज रहे थे लेकिन अभी भी वो बेड पर था। सिद्धि ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी और उसे जगाने चली आई। कृष वेक अप, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। सिद्धि की आवाज सुनते ही कृष की आंखें खुल गई। वो तुरंत उठ बैठा। भाभी आप? बिग ब्रो कहाँ है? ऊपर जिम में। आप इतनी देर तक सो रहे थे, स्कूल भी नहीं गए? मेरा मन नहीं है। ये कहते हुए कृष बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अमर उजाला से बाहर चला गया। सिद्धि तो नाश्ते के लिए कहने वाली थी लेकिन कह नहीं पाई। कृष ऊपर जिम में पहुंचा जहां शिव इस वक्त अकेला था। कृष भागकर उसके पास चला आया और रोते हुए उसके सीने से लग गया। कृष इस तरह अचानक आया कि शिव पानी भी नहीं पी पाया। आई रियली मिस यू बिग ब्रो। शिव ने उसकी सिर पर हाथ रखकर कहा, आई मिस यू टू। कृष उससे अलग होकर बोला, डैड भी घर छोड़कर चले गए, उनसे बात भी नहीं हुई। आप पता लगाए न वो कहाँ है। डोंट वरी, मैं देख लूंगा सब कुछ। तुम्हें किसी भी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिव ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेरी ताकि उसका मन भी खुश हो जाओ। कृष को भी अच्छा महसूस हुआ। उसे लग रहा था शिव सब कुछ ठीक कर देगा। तेजस ज्योति के कमरे में पहुंचा। वो खामोश सी सोफे पर बैठी थी। तेजस्वी ने मॉम कहा। ज्योति ने चेहरा घुमाकर उसकी ओर देखा। तेजस उसके सामने चला आया। मॉम, मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैं सोच रहा था कृष को आगे की स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। उसके लिए यहाँ का माहौल ठीक नहीं। वहाँ रहेगा तो कम से कम पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा। मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ। तुम बड़े भाई हो उसके और बड़ा भाई पिता समान होता है। तुमने ये फैसला सोच समझकर ही लिया होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ज्योति की बातें सुनकर तेजस ने भी अच्छा महसूस किया। तेजस ज्योति से बोला, आप किसी भी बात को लेकर परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। ज्योति ने अपनी पलकें झपका दी, मानो कहना चाह रही हो उसे उस पर पूरा भरोसा है। शिव आज काफी दिनों बाद ऑफिस पहुंचा। सिद्धि भी उसके साथ थी। नीचे फ्लोर पर ही इवांस ने उन्हें रिसीव किया। शिव ने चलते हुए कहा, अभी के अभी मीटिंग अरेंज करो। मुझे उस मीटिंग में कंपनी का हर सीनियर पोस्ट का आदमी चाहिए जो सभी को लीड करते हैं। वो भी 10 मिनट के अंदर। ओके चीफ, हो जाएगा। ये बोल इवांस दूसरी तरफ चला गया। सिद्धि और शिव दोनों लिफ्ट के अंदर चले आए। शिव ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, तुम्हारे पास ही 10 मिनट का वक्त है। मेरे और डैड के कैबिन से वो फाइलें कलेक्ट करके लाओ जिनका काम पेंडिंग है और सीधा मीटिंग रूम में पहुंचो। शिव ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और शिव बाहर निकल गया। सिद्धि लिफ्ट के अंदर ही रुकी रही। उसे दूसरे फ्लोर पर जाना था। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर पहुंची,
दौड़ पड़ी। उसे 10 मिनट के अंदर फाइलें कलेक्ट कर मीटिंग रूम में पहुंचना था। सबको खबर मिल चुकी थी शिव कंपनीज में लौट आया है। उसका नाम लेने से ही सब एक्टिंग हो चुके थे। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और सब एक के बाद एक अंदर आए। शिव अपनी फ्रंट चेयर पर बैठा हुआ था। सभी ने अंदर आते ही उसे गुड मॉर्निंग कहा। मीटिंग रूम का दरवाजा बंद ही होने वाला था, तभी किसी ने अपना हाथ बढ़ाकर रोक दिया। सिद्धि भागते हुए आई थी, इसलिए उसकी सांसें फूलने लगी थी। सॉरी सर, बड़ी मुश्किल से उसने अपने मुंह से ये शब्द निकाला। वो फाइलें संभालकर अंदर ले आए और शिव के आगे टेबल पर रख दिया। सिद्धि वहां मौजूद खाली चेयर पर जाकर बैठ गई। पूरे रूम में इस वक्त गहरी खामोशी थी, मानो तूफान आने से पहले की शांति हो। शिव ने इवांस की ओर देखा तो वो समझ गया उसे क्या करना था। उसने प्रोजेक्टर ऑन किया और स्क्रीन पर कुछ डेटा था और भी कई सारी पिक्चर्स दिखाई गई। जब प्रोजेक्टर बंद हुआ तब शिव ने कंपनी बात रखी। जानते हैं आप सब, मैंने आप लोगों को ये पिक्चर क्यों दिखाया? इस कंपनी को चलाने में जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है उतना ही आपका भी है। चंद दिन कंपनी के हेड नहीं आए तो हमारी ग्रोथ रेट इतनी नीचे गिर गई। अंदाजा भी है कितना लॉस हुआ होगा हमें बीते दिनों में। आखिर आप लोग कल क्या रहे थे? मुझे तो लगता है किसी का काम पर ध्यान ही नहीं है। टेल मी, कौन लेगा इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या कोई है यहाँ? शिव की तेज आवाज सचमुच डराने वाली थी। सभी के चेहरे इस वक्त झुके हुए थे। सिद्धि की हिम्मत नहीं बन पा रही थी नजरें उठाकर उसे देखने की भी। शिव अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए आगे बोला, जब तक इस लॉस को हम कवर नहीं करते हर किसी को डबल काम करना होगा। वीकेंड पर ही किसी को ऑफ नहीं मिलेगा। वीकली रिपोर्ट मैं खुद एनालाइज करूंगा। किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो ये मीटिंग यही खत्म की जाती है। शिव के ये कहते ही सब एक एक कर वहां से लौट गए। सिद्धि अभी भी अपनी जगह पर बैठी थी। शिव ने इवांस से कहा, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आए उन्हें लेने से पहले मुझसे जरूरत पूछना। जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा वक्त है उन्हें होल्ड पर रखो। जिनके दी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है उन्हें सबसे पहले पूरा करना होगा। ओके चीफ, शिव ने सिद्धि की ओर देखकर कहा। हम जिस प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे थे उन्हें मैंने होल्ड पर रख दिया है। जब तक डैड नहीं आते उनके ऑफिस को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्लाइंट्स से मीटिंग भी तुम करोगी। इवांस, एचआर डिपार्टमेंट से कहो कुछ दिनों के लिए एक फीमेल स्टाफ सिद्धि के लिए हायर करो ताकि वो उसके काम में उसकी मदद कर सके। इवांस ने सॉरी बातों को नोट किया। शिव अपनी बात खत्म कर मीटिंग रूम से चला गया। कंपनीज में तो मानो तूफान सा मच गया था। सब लोग काफी रिलैक्स थे, लेकिन इस तूफान ने सबका सिर दर्द बढ़ा दिया था। दक्ष काफी दिनों बाद शिव से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा था। शिव इस वक्त ऑफिस में बिजी था, इसलिए उसने तेजस से मिलने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसके कैबिन में पहुंचा तब वो वहां नहीं था। दक्ष ने अपने आप से कहा, तेजस भी नहीं है, कहीं वो भी मीटिंग में बिजी तो नहीं। दक्ष, आप यहाँ? सिद्धि की आवाज सुनकर दक्ष पीछे मुड़ा। हाय सिद्धि, मैं तो शिव से मिलने आया था लेकिन वो मीटिंग में बिजी हैं। सोचा तेजस से मिल लूं, तो लगता है वो भी कहीं बिजी हैं। तुम नैनीताल से वापस कब आए? कल रात को ही हम वापस आए। कल रात को वापस आए हो और आज ऑफिस संभाल रहे हो। घर पर आराम करना चाहिए था। तुम ठीक हो ना? दक्ष के ये पूछने पर सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। दक्ष यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, शिव जब फ्री हो जाएगा तो तब उससे मिल लूंगा। फिलहाल मैं अंकल से मिलकर आता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। ये बोल दक्ष जाने लगा तो सिद्धि बोली, पापा आज ऑफिस नहीं आए? कमाल है, सब छुट्टी पर हैं। इससे अच्छा होता मैं घर ही चला जाता सबसे मिलने। दक्ष के फोन की रिंग बजी तो उसने देखा शिव का कॉल आ रहा था। दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, लगता है वो मीटिंग से फ्री हो गया। ये कहते हुए दक्ष ने फोन रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से शिव बोला, तुमने फोन किया था? हाँ, ये पूछने के लिए फोन किया था। तुम हो कहाँ? हो गई मीटिंग खत्म। तुम्हें कैसे पता मैं मीटिंग में था? शिव के ये कहते ही दक्ष बोला, क्योंकि मैं इस वक्त तेरे ऑफिस में हूँ। तू वेट कर, मैं तेरे कैबिन में आ रहा हूँ। ये बोल दक्ष ने फोन काट दिया। चले सिद्धि, नहीं आप जाइए। दरअसल मुझे कुछ काम है तो बस मुझे उसे पूरा करना है। ऑल राइट।
तुम अपना काम देखो, ये बोल दक्ष वहां से निकल गया। सिद्धि भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। दक्ष शिव के कैबिन में पहुंचा। उसके अंदर आते ही शिव भी अंदर आया। सिद्धि से मिला मैं, उसने बताया तुम लोग कल रात ही वापस आए। काफी दिनों से सोच रहा था तुम लोगों से मिलूं, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिली। चेहरा काफी उतरा हुआ है उसका। तुझे नहीं लगता तुझे काम से ज्यादा इस वक्त उस पर ध्यान देना चाहिए? शिव टेबल से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। तुझे लगता है जिंदगी हमारे हिसाब से चलती है? चाचू ने घर छोड़ दिया। डैड और तेजस भी ऑफिस नहीं आ रहे। मैं भी यहाँ नहीं था। ऑफिस घर सब कुछ बिखर सा गया है। समझ नहीं आ रहा किस किस को संभालूं। मेंटली बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ इस वक्त। दक्ष ने हैरानी से पूछा, चाचू ने घर क्यों छोड़ा? आखिर हुआ क्या है, बता मुझे। शिव ने एक गहरी सांस ली और दक्ष को पूरी बात बताई। दक्ष के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज था। उसने खुद को संभालने के लिए चेयर को थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। ये सब सच नहीं हो सकता। दक्ष के ये कहते ही शिव बोला, यकीन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मेरे सोर्सेस से पता चला है ये सब बातें सच हैं। चाचू ये सब कैसे कर सकते हैं? मुझे तेजस की फिक्र होती रही है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। शिव ने कहा, मुझे तो एक के बाद एक हादसे से गुजरना पड़ रहा है। शादी से लेकर अब तक ऐसा लगता रहा है एक मुसीबत टलते ही दूसरी आकर खड़ी हो जाती हैं। मैं किसी केवल लिए भी प्रिपेयर नहीं हूँ। दक्ष ने शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई नो ये बहुत टफ टाइम है, लेकिन शिव तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुझे ये प्रेशर हैंडल करना ही पड़ेगी। आई एम ऑलवेज विथ यू। जब भी जरूरत पड़े बता देना। तू बस एक काम कर, चाचू कहाँ गए हैं पता नहीं। उन्हें ढूंढना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिव ने दक्ष की ओर देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। शाम का वक्त, SSJ कैंपस। पीछे से किसी ने माहिरा का कंधा थपथपाया। उसने मुड़कर देखा तो कोई जान पहचान का नजर नहीं आया। दिव्या उसके बगल में बैठते हुए बोली, गर्दन सीधी कर लो वरना टूट जाएगी। मुझे लगा ही था तू होगी, माहिरा ने कहा। तुमने अभी वाली क्लास मिस क्यों कर दी? दिव्या के ये पूछने पर माहिरा ने एक गहरी सांस भरी। मन नहीं था। सच पूछूं तो मुझे नहीं लगा था तुम कॉलेज आ पाओगी। बहुत डर लग रहा था तुम्हें लेकर। यू आर लकी, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम हस्बैंड मिल गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दिव्या ने उसे उदास देखा तो पूछ बैठी, परेशान क्यों हो? तुम्हें लगता है मैं लकी हूँ? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे आनंद मेरे साथ खुश नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिव्या ने कहा तो माहिरा उसे टोकते हुए बोली, मैं गलत नहीं कह रही। उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये रिश्ता मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसे आगे रखना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी। तुम जब चाहे इससे आज़ाद हो सकती हो। इसका तो साफ मतलब है न उनके लिए इस रिश्ते के कोई मायने नहीं। दिव्या उसके सिर पर चपत लगाते भी बोली, तुम सचमुच बुद्धू हो। तुम जानती हो न तुम दोनों की शादी किस सिचुएशन में हुई थी। यूँ कहो कि तुम होश में नहीं था। तुम्हें समझ नहीं थी तुम्हारे साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत। आनंद नहीं जानते तुम उनके लिए क्या फील करती हो। उन्हें लगता है तुम इस रिश्ते को लेकर कहीं प्रेशर फील न करो। वो नहीं चाहते तुम बिना किसी मर्जी के इस रिश्ते में बंधी रहो, इसलिए उन्होंने आज़ाद होने की बात कही। तुम्हारे काम है उन्हें समझाना कि तुम इस रिश्ते से खुश हो। तुम्हें उनके साथ रहना है। उन्हें एहसास दिलाना है कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। तुम समझ रही हो न मैं क्या कह रही हूँ? तुम सच कह रही हो। माहिरा के ये कहने पर दिव्या बोली, और नहीं तो क्या, थोड़ी रोमांटिक मूवी देखा करो, दिमाग खुल जाएगा और नेगेटिव ख्यालों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। समझ आई बात? दिव्या मुस्कुरा दी और उसके गले लगकर उसे थैंक यू कहा। दिव्या ने मजाक करते हुए कहा, अरे बस भी करो, अब मैं आनंद नहीं हूँ। रात काफी हो चुकी थी। ऑफिस आवर तो कब का खत्म हो चुका था। शिव अभी भी अपने काम में बिजी था। सिद्धि को अकेले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो भी उसके इंतजार में बैठी रही। काफी थक जाने के बाद वो शिव के कैबिन में पहुंची। वो अभी भी लैपटॉप पर बिजी था। सिद्धि बोली, क्या आप घर नहीं चलेंगे? नहीं, मुझे अभी मेरा काम पूरा करना है। सिद्धि ने आगे बढ़कर कहा, मैं सिर्फ यहाँ एम्प्लॉई ही नहीं हूँ,
एक शादीशुदा लड़की हूँ और अपने ससुराल के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मैं औरत देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। शिव के काम करते हुए हाथ रुक गए। उसने अपना फोन उठाया और रिजवान को कॉल लगाया। रिजवान के कॉल रिसीव करते ही शिव ने कहा, मैडम नीचे आ रही हैं। उन्हें सिफली विला छोड़ दो। इतना कहकर शिव ने कॉल कट कर दिया। सिद्धि अभी भी अपनी जगह खड़ी थी। शिव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आइंदा से मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस आवर खत्म होते ही घर चली जाना। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा और शिव के कैबिन से बाहर निकल गई। सिद्धि जब नीचे आई तो रिजवान ने आगे बढ़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। सिद्धि अभी भी सामने की बिल्डिंग को देख रही थी। शिव के वहां रुकने से उसे फर्क पड़ रहा था। यूं कहिए कि उसकी चिंता हो रही थी। सिद्धि को घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। वो जब विला के अंदर आई तो देखा नंदिता जाग रही थी। सिद्धि को आते देख नंदिता उसके पास चली आई। शिव कहाँ हैं? जी वो ऑफिस में हैं इस वक्त। काम ज्यादा था इसलिए कहा है देर से आऊंगा। नंदिता को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, देर से आऊंगा और तुम अकेली चली आई। कैसी पत्नी हो तुम, जरा सा भी ख्याल नहीं है अपने पति का। जिद करती उसे मनाती वो तुम्हारे साथ चला आता। पता है काम में लगने की वजह से उसका ध्यान और किसी पर नहीं रहता। पता नहीं वो अब कब वापस आएगा। नंदिता ने बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं की सिद्धि से। वो वापस वहां से चली गई। सिद्धि को अब और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो अपने कमरे में लौट आई। उसे लगा कुछ देर इंतजार करने पर शिव लौट आएगा, लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा हो गया। जाने कब सुबह हुई और सिद्धि सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। आंख खुली तो देखा सवेरा हो चुका था। ताज्जुब की बात थी, शिव वहां नहीं था। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, इसका मतलब कि वो नहीं आए। माँ ने ठीक ही कहा था। सिद्धि को अब और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। सिद्धि रेडी होने चली गई। आज उसे ऑफिस जाने की ज्यादा जल्दी थी। तेजस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रहा था। इशिता उसके पास चली आई। ये सब क्या है? 2 दिनों से देख रही हूँ तुम इन सब में बिजी हो। और ये किस चीज के पेपर हैं? इशिता ने सामने से एक पेपर उठाते हुए कहा।